नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज के हेडलाइंस पर नजर। थर्मल पावर प्लांट के प्रदूषण को रोकने के लिए फिर बढ़ी डेडलाइन, पर्यावरणविदों में चिंता, उत्सर्जन के टारगेट्स पूरे होने में होगी देरी। अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग गठित करेगी सरकार, धर्म परिवर्तन के बाद के मुद्दों पर चर्चा, साल 2004 में भी गठित हुआ था आयोग। और एनजीटी ने राजस्थान सरकार को दिया आदेश, ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कवायद, सांविधिक निकाय है एनजीटी। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां रोज इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। पर्यावरण मंत्रालय ने देश में थर्मल पावर प्लांट्स में प्रदूषण को रोकने वाली तकनीकों के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। ऐसा तीसरी बार हुआ है कि मंत्रालय ने डेडलाइन एक्सटेंड की है। देश में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी के उत्सर्जन को लेकर नियम साल 2015 में नोटिफाई किए गए थे। साथ ही इन नियमों के अनुकूल काम करने के लिए दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 3 कैटेगरीज के लिए 3 डेडलाइन जारी की गई हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि दिल्ली एनसीआर और मिलियन प्लस सिटीज की 10 किलोमीटर की रेडियस में आते हैं, उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। ऐसे पावर प्लांट्स जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड शहरों की 10 किलोमीटर की रेडियस में हैं, उनकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है। बाकी देश भर में अन्य पावर प्लांट्स के लिए डेडलाइन 2026 निर्धारित की गई है। इस पर पर्यावरण के जानकारों ने आपत्ति जाहिर की है। उनके मुताबिक इससे भारत के उत्सर्जन टारगेट्स टाइम पर पूरे नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि थर्मल पावर प्लांट्स भारत में इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में किसी फ्यूल सोर्स से हीट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। हीट के लिए जिस सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके आधार पर ही इनके प्रकारों को बांटते हैं, मसलन कोयला, गैस और डीजल इत्यादि। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का विचार कर रही है। इसका मकसद अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर का अध्ययन करना है। इसमें उन अनुसूचित जातियों के बारे में अध्ययन करना है जो हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तन करते हैं। अनुच्छेद 341 के तहत द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तन करता है उसे अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। ओरिजिनल आदेश में केवल हिंदुओं को शामिल किया गया था। 1956 में संशोधन करके सिख और 1990 में संशोधन करके बौद्धों को शामिल किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण, वहीं अनुसूचित जनजाति को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण हासिल है। धर्म परिवर्तन के बाद एससी न रहने पर यह फायदा नहीं मिलता। इस तरह की समस्या साल 2004 में यूपीए सरकार के सामने भी आई थी। तब जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का गठन किया गया। इसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के कल्याण के सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। मई 2007 में इस कमीशन ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके मुताबिक अनुसूचित जाति के स्टेटस को धार्मिक तौर पर न्यूट्रल कर देना चाहिए। इस तरह का एक अध्ययन अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा भी किया गया था। इसके मुताबिक दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान सरकार को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए आदेश जारी किया है। एनजीटी ने रेजिडेंशियल एरिया में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए हॉकिंग पर रोक लगा दी है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस पर छूट दी गई है। आपको बता दें कि एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा सके। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बल्कि नेचुरल जस्टिस के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटारा 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरपर्सन हैं। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में भी इसकी शाखाएं हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ITPGRFA यानी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की बैठक में हिस्सा लिया।
ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ITPGRFA एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 31वें सत्र में नवंबर 2001 में साइन किया गया था। यह लागू हुआ 29 जून 2004 को। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। ये ट्रीटी CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के प्रावधानों के मुताबिक है। इसका मकसद कृषि और खाद्य के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का संरक्षण और सतत प्रयोग सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि CBD जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता है। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, NGT एक संस्था है, सांविधिक, संवैधानिक, अर्धन्यायिक, A और C दोनों। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। केंद्र में अनुसूचित जनजाति को 15% आरक्षण हासिल है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुआ कॉफी संकट किस देश से संबंधित है? ब्राजील, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला या फिर मैक्सिको? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, ग्वाटेमाला। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अप्रैल 2014 में शुरू हुई थी। योजना के तहत सरकार ने 2.95 करोड़ आवासों को बनाने का लक्ष्य रखा था। योजना के लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के आधार पर की गई थी। योजना को पूरा करने के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2022 तय की गई थी। सही कथनों को चुनिए। 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 4 या फिर 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D, क्योंकि ग्रामीण आवास योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी और योजना के लाभार्थियों की पहचान 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण से की गई थी, न कि 2011 की जनगणना के आधार पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। जो सवाल मैंने पूछे हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अगर ये इनिशिएटिव आपको ठीक लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।